हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी इंस्टीट्यूट पर। आज का जो हमारी जो सीरीज चल रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो पिछले वर्षों में आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं सीरीज को आज हम कंटिन्यू करते हैं। और कल का जो इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर था, तो वो जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज़ वीडियो को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूछे गए अर्थशास्त्र से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न, भाग 3। पहला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत कौन से औद्योगिक संस्थान की स्थापना की गई? तो यहाँ पर आपको याद रखना है DBR या दुर्भी। अगर हिंदी में याद रखना चाहते हैं तो दुर्भी याद रखिएगा, और अगर इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं तो DBR याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, DBR। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 औद्योगिक संस्थान की स्थापना की गई थी। DBR यानी दुर्गपुर इस्पात पश्चिम बंगाल में है, जो कि B से आपका भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, और R से आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि आपका उड़ीसा में है। इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसी इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो इस्पात संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 3, राउरकेला इस्पात संयंत्र का लोहा किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो याद रखिएगा पारादीप बंदरगाह से किया जाता है, जो कि आपके उड़ीसा क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, कुंदेरमुखी खानों का लौह अयस्क किस बंदरगाह से ईरान को निर्यात किया जाता है? तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कुंदेरमुखी खानों का लौह अयस्क किस बंदरगाह से ईरान को निर्यात किया जाता है? तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह से इसका निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत की अब तक की कौन सी पंचवर्षीय योजना असफल रही? तो पंचवर्षीय योजना 2, पंचवर्षीय योजना 3 और पंचवर्षीय योजना 4, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। जब इन तीनों का सम करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 9। तो इधर से आपकी 9, 10 ये आपकी जो है पंचवर्षीय योजनाएं असफल रही थी, और दूसरी, तीसरी, चौथी ये तीनों पंचवर्षीय योजनाएं आपकी असफल रही थी। तो इसका ध्यान में रखिएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। भारत और चीन के व्यापार के मध्य किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? भारत और चीन के व्यापार के लिए नाथुले दर्रे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक ने नाथुला दर्रा का प्रयोग व्यापारिक मार्ग की तरह किया? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। कनिष्क जो थे कुषाण वंश के थे, और सबसे पहले कनिष्क ने ही नाथुले दर्रे को व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रा व्यापार के लिए कब बंद कर दिया गया? तो 1961 में भारत और चीन के बीच में जो नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है, वो 1961 में बंद कर दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रा पुनः कब खोला गया? तो 2006 में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, योजना अवकाश का समय कब से कब तक था? तो 1966 से 1969 तक योजना अवकाश का समय था। पंचवर्षीय योजना का जो वीडियो है आप लोग जाकर के प्लीज़ देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आपके सारे डाउट्स उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न जो पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, या जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको इस सीरीज के अंतर्गत लेकर के हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना गया है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी? तो पंचवर्षीय जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वह आपकी एक वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोलिंग प्लान की योजना किसने प्रस्तुत की? तो गुनार मिडले थे जिन्होंने रोलिंग प्लान की योजना प्रस्तुत की थी। रोलिंग प्लान किस सरकार द्वारा लागू किया गया? क्वेश्चन नंबर 15 है, रोलिंग प्लान किस सरकार के द्वारा लागू किया गया? तो जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी सरकार, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उनकी सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन था। और क्वेश्चन नंबर 17 इसी से जुड़ा हुआ है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 6वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर गरीबी उन्मूलन की बात होती है तो 5वीं पंचवर्षीय योजना होती है, और गरीबी हटाओ का अगर नारा है तो वो आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए? तो 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे, और जिसका उद्देश्य था कृषि के साथ उद्योग को भी बढ़ावा देना, और जो गरीबी के कारक हैं उन पर भी ध्यान देना, उनको पहचानना। ये सभी प्रमुख इसके उद्देश्य थे 20 सूत्रीय कार्यक्रम के। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो नाबार्ड बैंक की स्थापना आपकी 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, और 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थित है? जो आपका सार्क सम्मेलन होता है जिसमें, तो उसी का कृषि केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ढाका में स्थित है। सार्क सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सार्क ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके भारत में स्थित है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सार्क वन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सार्क वन केंद्र आपके भूटान में स्थित है। सार्क में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक है, अपने MBPS भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, भारत, ये सारे देश सार्क देश के अंतर्गत आते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कारपोरेशन इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ, किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो 1990 में हुई थी सिडबी की स्थापना, और 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। कब की गई थी? 1990 में। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिडबी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू की गई थी। और ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप श्री प्रणब मुखर्जी जी ने तैयार किया था। और क्वेश्चन नंबर 29 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत को मानव विकास रिपोर्ट में कब स्थान दिया गया? तो 2002 में यह स्थान इसको मिला था। अब पिछली क्लास का भी रिवीजन कर लेते हैं, जो पिछली क्लास में जो हमने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताए थे उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो सही आंसर है इसका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा आय की स्वैच्छिक घोषणा योजना 1977 लागू की गई थी। ए 1 जनवरी 1997, बी 1 फरवरी 1997, सी 1 जून 1997 या डी 1 जुलाई 1997। तो इसका सही आंसर है डी 1 जुलाई 1997।
इसका उद्देश्य काले धन को प्रकाश में लाना था और इस पर साधारण कर यानी जो साधारण टैक्स थे लगा करके इसको वाइट में कन्वर्ट कर देना था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है। ए 80%, बी 33%, सी 22% और डी 15%। तो इसका सही आंसर है सी 22%। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। ए वित्त मंत्रालय के सचिव का, बी गवर्नर का, सी वित्त मंत्री का या डी नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसका ए वित्त मंत्रालय के सचिव का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। ए भुगतान शेष के चालू रेखा के संबंध में, बी भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में या सी स्वर्ण में। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला आंसर जो है भारतीय रुपया जो है आपको पूर्णतः परिवर्तनीय है भुगतान शेष के चालू रेखा के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है तो न्यूनतम कोष प्रणाली पर। मैंने बताया था कि इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 200 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, तभी वह नोटों का निर्गमन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न कारणों में कौन भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए उत्तरदायी रहा? तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, यानी जनसंख्या में तेज वृद्धि और कृषि और औद्योगिक क्षेत्र विकास में धीमी गति। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। तो राष्ट्रीय आय आपके बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर को, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, तथा उत्पादन को जो प्रोडक्शन है उसे ऐड कर देते हैं। तो हमारी इससे क्या हो जाती है? नेशनल इनकम बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? तो रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन जुलाई 1991 में किया गया था। एक बार और ध्यान रखिएगा, 1991 में 3 बार अवमूल्यन किया गया था। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? विकल्प ए है जनसंख्या से, बी राष्ट्रीय आय से, सी राष्ट्रीय आय व जनसंख्या दोनों से और डी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। तो बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष कर को घटाकर तथा उत्पादन को जोड़कर यानी प्रोडक्शन को जोड़ दिया जाता है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उन्हें उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? तो जुलाई 1991 में किया गया। 1991 में रुपए का अवमूल्यन 3 बार हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर सी सही है, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। और पहली बार दादा भाई नौरोजी जी ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है नीति आयोग से, आरबीआई से, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से और भारतीय सांख्यिकी संस्थान से। तो इसका सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। संघ सरकार के निम्नलिखित घाटों पर विचार करें। प्रारंभिक घाटा, राजकोषीय घाटा और आगम घाटा। तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा आपका 2, 3, 1। प्रारंभिक घाटा आपका राजकोषीय घाटे से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है, तो जो बचता है वो आपका प्रारंभिक घाटा हो जाता है। आगम घाटा आपका जब राजस्व प्राप्तियां राजस्व व्यय से कम होती हैं, जो इस रूप में होने वाले अतिरिक्त व्यय राजस्व घाटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता जाता है या स्थिर रहता है? तो बढ़ता जाता है। इसका आंसर जो है आपका सी सही हो जाएगा, बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में भारत की आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सेवा, कृषि, उद्योग और व्यापार। तो इसका सबसे मुख्य स्रोत जो है वो आपका सेवा है, जिसमें 51% है और कृषि आपका 22.1% है, उद्योग आपका 26.9% है। 15वां क्वेश्चन है आपका राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट क्या हो? तो बजट घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। नेक्स्ट है आपका ग्रीन इंडेक्स, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो ये आपको वर्ल्ड बैंक इन्वायरमेंटली एंड सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिवीजन के द्वारा ये आपका विकसित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा मानव सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? तो जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक असमानता और प्रौढ़ साक्षरता। तो यहाँ से आपका सामाजिक असमानता, आंसर सी, विकल्प सी इसमें शामिल नहीं होता है। भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में इस अधिकार की व्यवस्था नहीं है।
समाज के कमजोर वर्ग के लिए वस्तु और सेवाओं की दरों में छूट, इस तरीके के अधिकार की व्यवस्था नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, किसकी ओर संकेत करता है? तो निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए। जब मूल्य में कमी हो जाती तो वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, जिससे उसका निर्यात बढ़ जाता है। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कब हुआ? तो भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ था। पहला 1949 में हुआ है, दूसरा 1966 में हुआ तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत, और फिर 1991 में हुआ है। अवमूल्यन क्या होता है? तो यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानकर कम कर दिया जाए तो इस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन से देश में उत्पादित वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं और वस्तुओं के निर्यात बढ़ जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल जो कंटेंट है, सबसे बेस्ट कंटेंट हम आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा यूपी पीसीएस के लिए। तो बस मन से पढ़ाई करिए, लगे रहिए। अगर कोई आपका कमेंट है, कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।